नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने पार्सन्स के द्वारा बताई गई सामाजिक क्रिया को पढ़ा था कि व्यक्ति अलग अलग समय में अलग अलग क्रियाओं को करता है। वह कई पद प्राप्त किए हुए होता है, लेकिन उन सब की भूमिकाएं पृथक पृथक होती हैं। सामाजिक क्रिया में व्यक्ति के पद और कार्यों के संबंध में व्याख्या करने के बाद हमें यह भी जान लेना आवश्यक है कि एक व्यक्ति का अपने पद और भूमिका से दूसरों के पदों और कार्यों में किस प्रकार संबंधित हैं। इसी से वह दूसरों के संभावित कार्यों का पता लगा लेता है। वह अपने कार्य की दूसरों पर होने वाली प्रतिक्रिया को भी समझ सकता है। एक व्यक्ति दूसरों की संभावित प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर समाज द्वारा मान्य विधियों या साधनों की सहायता से अपने उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति समाज के मूल्यों, व्यवहारों, आदर्शों, मान्य या स्वीकृत आदर्शों का ज्ञान प्राप्त करता है। सामाजिक परिस्थिति से व्यक्ति का परिचय तथा क्रिया के संपादन के बारे में पार्सन्स ने हमें निम्न बातों को समझाने का प्रयास किया है। वह सबसे पहले कहते हैं कि जब शिशु पैदा होता है उस समय न तो वह सामाजिक है और न ही असामाजिक है, और ना हम ये कह सकते कि वह समाज विरोधी है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की सामाजिक क्रिया करने की क्षमता ही नहीं होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है, वह समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा इस तरह की क्षमताओं को उत्पन्न करता है। उसके साथ दूसरे लोगों का जैसे जैसे संपर्क होता है, तभी उसे क्रिया की ज्ञान हो पाता है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि मानसिक व शारीरिक विकास के लिए उसे दूसरों की आवश्यकता महसूस होती है। व्यक्ति में जब दूसरों के साथ विचारों, भावनाओं, आदतों का आदान प्रदान होता है, तो वह कई चीज़ें आंतरिकत करता जाता है जो कि उसके व्यक्तित्व का अंग बनते जाते हैं। पार्सन्स कहते हैं कि व्यक्तित्व की वह आधारभूत तत्व है जिसके बिना क्रिया की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब व्यक्ति का दूसरी बात ये बात बताई जा रही है कि जब व्यक्ति का व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थिति के साथ परिचित होता है, तब उसके सामने दो प्रकार के तत्व आते हैं, एक सामाजिक और दूसरा असामाजिक। सामाजिक तत्व में व्यक्ति तथा व्यक्तियों से बने समूह आते हैं, और असामाजिक तत्व में एक तरफ भौतिक उपकरण तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक विरासत, प्रथाएं, परंपराएं, मूल्य इत्यादि आते हैं। इस तरह व्यक्ति की क्रियाओं का प्रभावक परिस्थिति एक और तो उसका समूह, तो दूसरी ओर असामाजिक तत्व हैं। इसी से उसका क्रियात्मक पक्ष बनता है। तीसरी बात कि प्रत्येक व्यक्ति के सावयव का संगठन एक जैसा नहीं होता, इसलिए सामाजिक परिस्थिति के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्रिया भी एक समान नहीं होती। सामाजिक परिस्थिति जब एक समान नहीं होती तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी एक जैसा नहीं होता, और एक समान व्यक्तित्व का विकास नहीं होता तो व्यक्ति की क्रियाएं भी एक तरह की नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, एक सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए केवल एक ही साधन या साध्य उपलब्ध नहीं होते, बल्कि अनेक साधन व साध्य उपलब्ध होते हैं। ये अनेक विकल्प सम्मिलित रूप से विभिन्न प्रतिमानों की रचना करते हैं। पार्सन्स ने इन्हें प्रतिमानात्मकता विविधता कहा है, और जब साधन व साध्य के अनेक विकल्प हमारे सामने होते हैं तो व्यक्ति उनमें से किसी एक का चुनाव कर अपने कार्य या क्रिया के स्वरूप को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, पार्सन्स ने क्रिया का विश्लेषण करते समय संदर्भ संरचना की धारणा को भी विकसित किया। वह संरचना में उन सभी तत्वों जैसे कर्ता, परिस्थिति, समूह आदि को सम्मिलित किया है, जिनके संदर्भ में क्रिया को हम समझ सकते हैं। साधन साध्य के संबंध में पूर्ण संगठित समूह व तार्किक कार्य को संदर्भ संरचना माना गया है। सामाजिक संरचना की धारणा में यह माना गया है कि क्रिया के उन विभिन्न तत्वों में एक पारस्परिक संबंध है, वह क्रिया को इस संबंधात्मक संदर्भ में ही समझा जा सकता है। पार्सन्स ने यह विचार जैनिकी ने से ग्रहण किया, और जिनका विचार था कि समाज में
रहने वाले व्यक्ति का अध्ययन सामाजिक संबंध, सामाजिक व्यक्तित्व, सामाजिक कार्यों और सामाजिक समूहों के संदर्भ में ही हो सकता है। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया की उपयुक्त जो व्याख्या की थी वह अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में इस सिद्धांत को बहुत ही विस्तृत रूप में समझाया। सामाजिक क्रिया का यह सिद्धांत पार्सन्स की समाजशास्त्रीय विचारधारा का एक महत्वपूर्ण अंग है। अति संक्षेप में पार्सन्स के सिद्धांत को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। पार्सन्स के विचारों को जैसा हमने ऊपर देखा, समझाया गया, उसी के आधार पर पार्सन्स कहते हैं कि समाज मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का वह संपूर्ण क्षेत्र है जो मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप पनपता है। अतः स्पष्ट है कि समाज या सामाजिक संबंधों को ये मानवीय क्रियाएं या सामाजिक क्रियाएं जन्म देती हैं और क्रिया के वास्तविक अर्थ को पार्सन्स स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि क्रिया कर्ता परिस्थिति व्यवस्था में वह प्रक्रिया है जिससे कि अकेले कर्ता के लिए सामूहिक रूप में उस समूह के व्यक्तियों के लिए प्रेरणात्मक महत्ता होती है। और इससे स्पष्ट हो रहा है कि 3 चीज़ें आवश्यक हैं: कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा। जब क्रिया होती है तो क्रिया करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होता है या कुछ व्यक्ति होते हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं, कर्ता। परंतु कर्ता की क्रिया का स्वरूप उसकी वास्तविक परिस्थिति पर निर्भर करता है कि क्या परिस्थितियां हैं, और जब कर्ता व परिस्थिति दोनों ही हो तब वह प्रेरणा नहीं होती, तब वह क्रिया नहीं हो सकती। प्रेरणात्मक महत्व वह शक्ति है जो उस व्यक्ति को जो क्रिया करता है को एक विशेष परिस्थिति में एक क्रिया करने की प्रेरणा देती है। कर्ता की वास्तविक परिस्थिति वह रंगमंच है जिस पर भी वह क्रिया घटित होती है। जब तक व्यक्ति के वांछित वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी या अपने को किसी अवांछित वस्तु से दूर रखने की प्रेरणा नहीं होगी, तब तक वह क्रिया नहीं करेगा। इसे हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति क्रिया को तो इसलिए करता है कि वह किसी वस्तु को जिसे कि वह चाहता है प्राप्त करना चाह रहा है, मतलब उसका जो उद्देश्य है उसे चाह रहा है, इसलिए वह क्रिया कर रहा है। और कुछ चीज़ों को वो पसंद नहीं करता है तो वह उस क्रिया को करना पसंद नहीं करता, या उस क्रिया को इसलिए करता है कि वो उन चीज़ों से दूर रह सके। तो दोनों ही रूपों में व्यक्ति अपनी प्रेरणा से ही प्रभावित होकर क्रिया करता है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं, भावनाएं, विचार, पसंदगी, नापसंदगी उसके व्यक्तित्व की संरचना के अनुसार पृथक पृथक होती है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सामाजिक क्रिया की शक्ति या प्रेरणा व्यक्ति को उसके शरीर या सावयव से प्राप्त होती है। शरीर क्रिया को करने वाला प्रयत्नकारक या अंतिम स्रोत है। दूसरे शब्दों में शरीर ही वह प्रयत्न शक्ति का आधार होती है जिसके द्वारा व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की क्रिया को करने के लिए विवश होना पड़ता है। शरीर ही इच्छाएं रखता है और उसकी तृप्ति करता है। शरीर ही शक्ति लेती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ सीमा तक समस्त इच्छाओं की पूर्ति एक शारीरिक महत्व भी होता है। जब व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होती है तब उसे संतोष मिलता है, वह न होने पर क्या होता है, कष्ट का अनुभव होता है। कर्ता की अपनी आंतरिक आशाओं की क्रिया की प्रक्रिया अहम की आशाओं में समान रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। जब व्यक्ति क्रिया करता है तो उसका संबंध दूसरे व्यक्तियों से भी संबंध बनता है, सामाजिक परिस्थितियों और उसकी संस्कृति से भी होता है। पार्सन्स कहते हैं कि व्यक्ति या कर्ता न तो शून्य में रहता है और न ही शून्य में क्रिया करता है। इसका मतलब है दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलता है तभी वह क्रिया होती है, अकेले कभी भी वह क्रिया नहीं कर सकता है। वास्तव में व्यक्ति की इच्छाएं, अभिलाषाएं, आशाएं सभी को हम देखें तो सामाजिक संबंधों और परिस्थिति और संस्कृति से जुड़ी होती हैं और उसी से प्रभावित होती हैं। इसी आधार पर पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के 3 पक्ष या आधार प्रस्तुत किए। पहला है व्यक्तित्व, दूसरा है संस्कृति
और तीसरा है समाज व्यवस्था। हम यहाँ पर इन तीनों को ही समझने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले देख रहे हैं व्यक्तित्व। क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? व्यक्तित्व। हमने ऊपर अभी समझाया कि हमारी क्या इच्छा है, हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, उसी आधार पर हम अपनी क्रियाओं को करते हैं। हम देखते हैं कि अगर क्रिया कभी भी अकेले संपन्न नहीं करते, सामूहिक रूप में देखा जाता है, तभी वहाँ हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो पाती है, अन्यथा इच्छाएं नहीं होती हैं। तो इच्छाओं की तृप्ति और पूर्ति सामाजिक क्रिया द्वारा की जाती है और इसीलिए ये इच्छाओं का प्रतिफल के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी बात है इसकी संस्कृति। पार्सन्स ने अभी बताया कि हम कभी भी शून्य में किसी प्रकार की क्रिया को नहीं करते हैं। हम अपनी क्रियाएं करेंगे सामाजिक व्यवस्था में रहकर। तो जब सामाजिक व्यवस्था में रहकर करते हैं तो उसकी अपनी कोई ना कोई संस्कृति भी होती है और वह हम इस संस्कृति व्यवस्था या सांस्कृतिक व्यवस्था क्या है, इसके बारे में पार्सन्स कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया की अपनी कुछ परिस्थितियां होती हैं। हमने अभी ऊपर में पढ़ा कि परिस्थितियों के आधार पर ही व्यक्ति अपनी आशाओं के अनुरूप विशिष्ट क्रियाओं को करता है। उसकी कर्ता अर्थात जो कर रहा है और परिस्थिति, किन परिस्थितियों में वह घटित हो रही हैं, किस आधार पर वह चाह रहा है, ये सारी चीज़ें उसे क्रिया के लिए प्रभावित करती हैं और यह अर्थ आगे चलकर और अधिक स्पष्ट चिन्ह या प्रतीक के रूप में विकसित होता है। व्यक्ति इन्हीं चिन्हों या प्रतिकारों के आधार पर सामाजिक क्रिया करता है और जब ये सभी चिन्ह प्रतीक एक व्यवस्था में एकत्रित हो जाते हैं तो फिर उसे सांस्कृतिक व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था। पार्सन सामाजिक क्रिया का तीसरा जो महत्वपूर्ण आधार मानते हैं वह सामाजिक व्यवस्था को मानते हैं और यह तब उत्पन्न होती है जब सांस्कृतिक प्रतीकों की एक व्यवस्था के अंतर्गत अनेक व्यक्ति अपनी इच्छाओं की प्राप्ति हेतु परस्पर अमानवीय क्रियाओं में संलग्न होते हैं। दूसरों शब्दों में हम यदि कहें तो जब अनेक व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया से जुड़ते हैं, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। अंतःक्रिया का एक भौतिक या पर्यावरण संबंधी पहलू होता है, वह इसका उद्देश्य इच्छाओं व आवश्यकताओं की पूर्ति में मनुष्य को सहायता करना होता है। इन अंतःक्रियाओं में लगे व्यक्ति का पारस्परिक संबंध उस सांस्कृतिक व्यवस्था से होता है जो परस्पर अंतःक्रियाओं से संयोजित होती है। इस तरह संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से लगे व्यक्तियों की अंतःक्रिया का संपूर्ण क्षेत्र सांस्कृतिक व्यवस्था है। हमने पार्सन्स की पूरी व्याख्या को स्पष्ट रूप में समझा और जब हम उपयुक्त व्याख्या से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि सामाजिक व्यवस्था संपूर्ण क्रिया व्यवस्था का सिर्फ एक भाग ही है और यह सामाजिक व्यवस्था क्रिया करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यक्तित्व की संरचना व सांस्कृतिक व्यवस्था, ये तीनों मिलकर सामाजिक क्रियाओं की व्यवस्था का निर्माण करते हैं। अर्थात व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई व साथ ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं हो सकता है। इसलिए पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया की विवेचना में इन दोनों पक्षों को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना है। इस तरह से पार्सन्स ने अपनी सामाजिक क्रिया को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि कैसे समाज में व्यक्ति के लिए अपनी इच्छाएं, आदतें, विचार ये दूसरों के संदर्भ में वह समझता है और उस आधार पर परिस्थिति से संबंधित होकर वह अपनी क्रियाओं को करता है। धन्यवाद।